दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुछ नहीं बातें। मैं आज आपको हिस्ट्री के हमारे अतीत क्लास 6 के क्या, कब और कहाँ, कैसे के चैप्टर के बारे में पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। ये बुक दृष्टि आईएएस के थ्रू दी गई है, जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, जो 6 से 12 तक पूरी कंप्लीट इसमें विस्तार से बताया गया है क्वेश्चन वाइज। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको टुडे 1 से 2 चैप्टर करवाता रहूँगा। तो अब आज हम क्लास 6 के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1, गेहूँ और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 2, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल बी दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने के लिए शुरुआत की गई थी, यानी कि गेहूं और जौ की फसलों को उपजाने के लिए। तो व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी क्षेत्रों में, न कि विंध्य क्षेत्रों में। अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 वर्ष से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गौड़ तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ऑप्शन नंबर 2, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो केवल एक सही है। आरंभिक नगरों का विकास सिंध व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। अब व्याख्या। कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदियां के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुए। अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, अवंती, ऑप्शन नंबर बी, वज्जी, सी, काशी, डी, मगध। तो इसे मगध के नाम से जाना जाता था। व्याख्या व्याख्या सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत देश के नाम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है या है? ऑप्शन नंबर ए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि देश को इंडिया कहा। ऑप्शन नंबर 2, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। व्याख्या उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक व्याख्या
एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृत है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांडुलिपियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ में निकला है। ऑप्शन नंबर बी, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो उत्तर डी सही है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। व्याख्या कथन ए बी सही है परंतु डी गलत है क्योंकि पांडुलिपियां मंदिर और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से प्राप्त हुई। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिलेखों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दो। ऐसे लेख जो पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। कथन एक गलत है, कथन दो सही है। अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, अरामाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी, यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी और तमिल, ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरामाइक। तो उत्तर डी सही है, यूनानी और अरामाइक। व्याख्या, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण आर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही का स्पष्टीकरण है। बी, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर एक सही है। व्याख्या, विकल्प ए सही है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि की वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट BC कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईसा का चलन इसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिन कहा जाता है। BCE अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा CE का अर्थ है कॉमन एरा होता है। BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो को पानी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरह की वीडियो को देता रहूँगा। थैंक्स।